सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं दर्शन दीपक खरे और आज हम शुरू करने वाले हैं विद द क्वेश्चनर डिस्कशन ऑफ बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। जो पहला चैप्टर है कंपनी लॉ का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन क्वेश्चनर डिस्कशन के बारे में ये बोल दूं, ये क्वेश्चन डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसके नोट्स आप क्वेश्चन डिस्कशन के परचेज कर सकते हो फ्रॉम wowclass.com से। ठीक है, और ये सिर्फ wowclass.com के ऊपर ही सेल के लिए अवेलेबल रहेगा, तो आप परचेज कर सकते हो। ये 7 से 8 दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब विदाउट डिलीवरी चार्जेस। क्वेश्चन डिस्कशन के पैसे बुक्स के पैसे है। ठीक है, फिलहाल प्राइस क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया। अभी तो लिस्ट भी प्रोडक्ट करना बाकी है, बट फिलहाल हम ये कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। रेडी, लेट्स गो। लेट्स गो। सो व्हाट इज अ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी? पहला सवाल है कंपनी मतलब क्या और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। कंपनी मतलब क्या, तो हमें 2 सबसेक्शन नंबर 20 की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। साथ में हमने प्रीवियस कंपनी लॉ का हमें थोड़ा सा रेफरेंस देना पड़ेगा 2 सबसेक्शन 67 का। एंड एट द सेम टाइम हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी स्ट्रेट अवे पूछे गए हैं, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी भी बता सकते हैं। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना है। टेंस सब समझ में आ रहा है? अब देखो, इसके अंदर वही सब चीजें डिस्कस की है जो मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताई। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने डिस्कस किया है दैट इज 2 सबसेक्शन 20 का कंपनी का डेफिनेशन। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। सस्टेनेश वाली डेफिनेशन मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूट डेफिनेशन, मतलब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाली डेफिनेशन बनाए, उसको उस डेफिनेशन को पूरी दुनिया, पूरा इंडिया पढ़े, पूरी दुनिया पढ़ के हमको गालियां दे कि ये देखो कैसे डेफिनेशन बनाते हैं लोग, कितने कंजड़ है। उसके बाद में वो डेफिनेशन को हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले होनहार स्टूडेंट पढ़े, कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले होनहार स्टूडेंट पढ़े, सीए में बनने वाले होनहार स्टूडेंट पढ़े, और फिर इस डेफिनेशन को इंस्टीट्यूट पूछे। और डेफिनेशन क्या है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ एंड एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। कहां जाके माथा पटकू जिंदगी में, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब इतनी घटिया डेफिनेशन बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, उसको इंस्टीट्यूट भी पूछे जा रही है। जाने दो, अपने क्या लेना देना है, दिमाग खराब हो जाता है ये सब चीज पढ़ के। द मोर स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द कंपनी कम्स टू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल प्रोसेस। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कंपनी लीगली कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, लीगली इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, कंपनी का खुद का लीगल पर्सनैलिटी होता है। हालांकि आपने ये नहीं लिखा, और इस सिचुएशन में अगर आपने लिख दिया 2 सबसेक्शन 67 का प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन, प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन, तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन आप यहां पे लिख सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लिख दोगे क्योंकि कंपनी के डेफिनेशन के साथ प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन आना ही चाहिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में आता है सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। 9 कैरेक्टर है हमारे, हमने किया था एक्शन सबने क्लास में मिलके। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, याद है सबको? एक्शन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। कुछ याद आया? तो 9 कैरेक्टर आपको यहां पे लिखना है। इसमें आपको थोड़ा खुद के वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं, सर बैरिटेक्स लिखना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, मैंने फर्स्ट टाइम ही क्लास के अंदर आपको बताया था कि अगर आपका कंटेंट 100% क्लियर है तो आप बेयर टेक्स्ट नहीं लिखोगे, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हो। पर सर लिखना जरूरी है क्या? अब अगर मेरे को तुम बार बार पूछोगे ना कि सर बेयर टेक्स्ट लिखना जरूरी है क्या, तो मैं बोल दूंगा हां, और अब लिख के दिखाओ। अब लिख के दिखाओ। क्या आप लिख के दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते ना, तो बात फिनिश है। तो फिर कंटेंट के ऊपर काम करो, बेयर टेक्स्ट अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप जो लिखोगे वही बेयर टेक्स्ट रहेगा अगर आप कंटेंट के ऊपर काम करोगे तो। ठीक है, सो यहां देखो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अब ये थोड़े से एट रैंडम लिखे हुए हैं तो मैं इसको लाइन से लगा देता हूं। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसके बाद में सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। 9 के 9 दिए कैरेक्टर। इसमें तड़का लगाने के लिए तुम तुम्हारे तरफ से क्या लिख सकते हो? तो तुम लिख सकते हो केस लॉज। तुम तुम्हारे तरफ से लिख सकते हो केस लॉज। केस लॉज आप यहां पे लिख सकते हो। कौन कौन से केस लॉज आप लिख सकते हो? तो आप सेपरेट लीगल एंटिटी में लिख सकते हो सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का केस आप लिख सकते हो। दूसरा आप ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस लिख सकते हो, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। ठीक है, ये सब चीजें साइड में नोट करके रखो क्वेश्चन में।
ठीक है, ये आपको बाद में याद आनी चाहिए। तो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का आप केस लिख सकते हो। फिर उसके बाद में सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए आप केस लिख सकते हो। कौन सा केस लिख सकते हो सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए? तो आप बेटा लिख सकते हो दैट इज अपना मकोरा, पहले तो ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली, टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। तो ये केसेस आप लिख सकते हो। और दूसरा मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मेरा यहां पे आप साथ साथ में लिख देना, मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी आप केस यहां पे कोट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक बार ये सवाल का जवाब पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही सेम सवाल कई बार रिपीट होने वाला है, तो आप जवाब पढ़ लो तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, सो फटाफट फटाफट इसका जवाब पढ़ लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, जो लाइव स्ट्रीमिंग में अवेलेबल बच्चे हैं। ठीक है, जो भी बाद में इन लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं उनको ये सवाल होगा कि सर हाँ आप लाइव स्ट्रीमिंग कब करते हो? तो बेटा ये नॉर्मली हमें एग्जिस्टिंग जो बैच चल रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूं, तो इसका डेट और टाइम फिक्स नहीं है। हमको जब भी समय मिल जाता है हम मिलके ये लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं, ये मैं आपको बोल दूं। ठीक है, चलो फटाफट हो गया होगा पढ़ना, तो डन डना डन डन बोल देना बच्चों मुझे। चलो हो गया होगा तो बताओ जल्दी बेटा, फटाफट फटाफट, अर्जेंट में तुरंत से भी पहले बताओ। यस बेटा, कल मॉर्निंग में क्लास है अनुश्री, डोंट वरी, 8 बजे अपन शुरू करेंगे। चलो, ये 8 बजे शुरू करने वाली बात इनके लिए नहीं थी, जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, डोंट वरी। ये चीज होने के बाद में व्हाट इज मीन बाय गारंटी कंपनी। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग वाले ऐसे सवाल ना पूछिए, इसके अंदर जो जवाब देने के बाद जवाब देने लाइव स्ट्रीम के रिगार्डिंग सवाल है तो मत पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बोला सब बोल रहे होंगे सर मेरे को भी ऐड करो, मेरे को भी ऐड करो। ये व्हाट्सएप ग्रुप लाइव स्ट्रीमिंग का टेम्पररी है, बाद में डिलीट हो जाएगा, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। आपको ज्वाइन करना है मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, दर्शन खरेज वावक्लास.com को। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाना, सब अपडेट वहां पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो, या फिर नीचे मैंने लिंक दिया है उसके अंदर घुस जाना, सब अपडेट वहां पे आ जाते हैं। रेडी, लेट्स गो। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सोलेट करना अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मत पूछो बोला तो अब यही पूछेंगे कि कौन से प्लेयर पे लाइव स्ट्रीम लेंगे, कब लाइव स्ट्रीम लेंगे, कब जिंदगी झंड होगी, सब यही पूछ लो तुम नालायको। आगे उसके बाद में व्हाट इज मेड बाय गारंटी कंपनी। गारंटी कंपनी का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन गारंटी कंपनी एंड शेयर कैपिटल कंपनी। अब गारंटी कंपनी के लिए हमारा डेफिनेशन का सेक्शन है 2 सबसेक्शन नंबर 21, शेयर कैपिटल कंपनी के लिए 222। देखो मतलब कितनी गंदी हरकत है, पहले पूछा गारंटी कंपनी क्या, बाद में बोला गारंटी कंपनी और शेयर कैपिटल में क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस है। मतलब तुमको शेयर कैपिटल कंपनी भी बोलना पड़ेगा। 4 मार्क का सवाल है, लगता है एक ही पूछा है, लिखने दोनों है। क्लियर है? एनीवेज हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। The type of company usually does not have a share capital or the shareholders. Instead, it has a members who act as a guarantor who will give an undertaking of a nominal amount in the event of the winding up of the company. ये गारंटी देते हैं नॉमिनल अमाउंट की, अगर वाइंडिंग अप हुआ तो हम लाइबिलिटी पे करने के लिए इतना पैसा देंगे, इसे हम गारंटी कंपनी कहते हैं। Similarities and dissimilarities between a guarantee company and having share capital. Common features between guarantee company and company having share capital are legal entity विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। दोनों में लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन मैंने जैसे बताया था शेयर कैपिटल में आज आप पैसा लगाते हो, आज से लेके कल तक। गारंटी कंपनी में आज से लेके कल तक नहीं लगाते हो, आप सीधा कल ही पैसा लगाते हो। ठीक है, जब वाइंडिंग अप होगा तभी आप पैसा लगाते हो। इसके लिए मैंने क्लास के अंदर काफी सारे टाइम डायग्राम ड्रॉ करके दिए थे कि गारंटी का क्या, और हमने एक पूरा टेबल सॉल्व किया था, अनलिमिटेड कंपनी का क्या, गारंटी का क्या और शेयर कैपिटल कंपनी का क्या। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। बोथ दीज टाइप ऑफ कंपनीज हैव टू state this fact in their memorandum that the members liability is limited। ये भी सिमिलरिटी है, मेमोरेंडम में लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर मेंशन करना होता है। हमने मेमोरेंडम देखा है टीसीएस इन्फोसिस का, उसमें लिखा रहता है कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड।
ये होने के बाद डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द गारंटी कंपनी एंड शेयर कैपिटल कंपनी आर द फॉर्मर्स केस द मेंबर्स विल बी कॉल्ड अपॉन अ डिस्चार्ज। फॉर्मर केस मतलब गारंटी कंपनी के केस में, फॉर्मर मतलब पहली केस मतलब गारंटी कंपनी, दो केस है ना, गारंटी कंपनी शेयर कैपिटल कंपनी, तो उसमें फॉर्मर केस मतलब फॉर्मर मतलब पहले वाली, तो फॉर्मर गारंटी कंपनी के केस में called upon to discharge their liability only after commencement of winding up। गारंटी के केस में हम वाइंडिंग अप में ही उनको बुलाते हैं पैसा देने के लिए, लेकिन शेयर कैपिटल कंपनी में हम उनको पहले ही बुला लेते हैं पैसा देने के लिए। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स वाइंडिंग अप हम उनको अमाउंट पे करने के लिए बोल देते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? नीचे फर्दर नोट दैट सुप्रीम कोर्ट इन द नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, अब ये केस मैंने उठाया है प्रैक्टिस मैनुअल से, जो प्रैक्टिस मैनुअल में केस था उसमें से, हैज लेड डाउन अ राइट ऑफ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज और एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप और इट्स इंटरेस्ट। ये बहुत खास बात है, इसको स्टार मार्क करके रखना, ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। शेयर कैपिटल कंपनी में और गारंटी कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है, मैं टेबल फॉर्म में यहां पे नोट करके देता हूं, आप भी लिख लेना अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, साइड बाय साइड या रजिस्टर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। शेयर कैपिटल कंपनी में मनी और कैपिटल अप्लाइड ड्यूरिंग लाइफ ऑफ कंपनी, कंपनी का जितना लाइफ है तब अप्लाई किया जाता है, व्हेन द कंपनी इज एक्टिव। यहां मनी इज अप्लाइड एट वाइंडिंग अप ओनली, मनी वाइंडिंग अप के टाइम पे अप्लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट दैट इज नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू में क्या डिस्कस किया गया है, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू में क्या बोला गया है, तो नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू में यह बोला गया है कि भाई जो गारंटी कंपनी है, जो कौन सा कंपनी है, गारंटी कंपनी है, वो खुद की मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकती, आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, यहां पे शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड एज वेल एज membership, shares can be transferred as well as membership। गारंटी कंपनी में गारंटी एंड मेंबरशिप कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, मैं ये नहीं बोल रहा कि कर ही नहीं सकते, मैं बोल रहा हूं रिस्ट्रिक्ट कर सकते, शेयर कैपिटल कंपनी में आप रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर ट्रांसफर, ये आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो ट्रांसफर के लिए। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, कंसेप्ट समझ में? तो ये सिचुएशन है, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे से ये लिख लिया होगा सबने तो। The membership of guarantee company may carry a privileges much different from the ordinary shareholders in the companies limited by shares। गारंटी कंपनी के privileges भी अलग होते हैं। It is clear from definition of guarantee company that it does not raise its initial working funds from its member, therefore company may useful only when no working funds are needed for these funds can be had from the other sources like endowment fees charges and donations। तो इसको नॉर्मली हम गारंटी कंपनी कहते हैं, ठीक है। एक बार वापस कंसेप्ट को देख लीजिए, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, कैसा लगा ये जरूर बताइए, समझ में आ रहा है क्या ये भी मुझे बताइए, लाइव स्ट्रीमिंग वाले, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट। हे भगवान ओके किसी ने क्वेरी पूछी है, सर गारंटर की डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा, तो उसकी गारंटी ट्रांसफर होगी उसके नॉमिनी को और उसका नॉमिनी ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएगा, ठीक है। सो सारी बेटा पीबी बिट्स पीडीएफ नोट्स हम शेयर नहीं कर सकते हैं, आप कहीं से जेरोक्स करवा लीजिए।
चलो डन, डन हो जाए तो डन डना डन डन बोल देना। हम जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पे फिर। ओके, नेक्स्ट वाला सिचुएशन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व्स एज कंटेंट इन द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 में फ्री रिजर्व्स का मतलब बेसिकली क्या होता है। ठीक है, आ जाइए, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। फ्री रिजर्व का डेफिनेशन हमने देखा नहीं है क्लास के अंदर, क्योंकि ये डेफिनेशन हम डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन वहां पे आप भूल जाओगे, इसलिए मैं यहां पे ये डेफिनेशन को डिस्कस कर लूं एक बार का। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। फ्री रिजर्व्स मींस such a reserves which are per latest audited balance sheet of the company are available for distribution of dividend। ऐसे रिजर्व जो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल है। हम नॉर्मली लाइबिलिटी साइड लिखते हैं ना कैपिटल के नीचे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर जो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए अवेलेबल है वो है फ्री रिजर्व्स, प्रोवाइडेड दैट any amount representing unrealized gain, notional gain, revaluation of asset, whether shown as a reserves or otherwise, any change in carrying the amount of the assets or the liability recognized in equity, including surplus in the profit or loss account on measurement of assets or liability at a fair value, shall not be। ठीक है, ये shall not be treated, ये shall not be treated है ना, ये दोनों पॉइंट्स के लिए इसको फ्री रिजर्व नहीं बोला था। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी रिजर्व जो बेसिकली अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन या रिवैल्यूएशन असेट से रिगार्डिंग है, और दूसरा पॉइंट भी सिर्फ रिवैल्यूएशन असेट का ही है कि अगर आपने असेट का वैल्यू रिस्टेट कर दिया, मार्क टू मार्केट मार्जिन कर दिया, जैसे नॉर्मली कंपनी के पास लैंड है और लैंड और बिल्डिंग है, और लैंड और बिल्डिंग के तो भाव हमेशा बढ़ते हैं, लैंड को कोई किसी ने डिप्रिसिएट नहीं करना चाहिए, लैंड को लोग डिप्रिसिएट करते हैं। कैसी जिंदगी में तुम्हारी मतलब ब्रेकअप से तो दर्द होता है, पर लैंड डिप्रिसिएट करने से तो बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। ब्रेकअप का दर्द तो भी एक आध बार आदमी सह ले लेगा, लैंड के डिप्रिसिएट करने के बाद तो आदमी सुसाइड ही कर ले। ठीक है, लैंड वैंड डिप्रिसिएट ना करना, मैं पहले ही बोल रहा हूं जिंदगी में, और अगर डिप्रिसिएट करो तो मेरा नाम मत लेना, मैं तो बोलूंगा ही नहीं मेरा स्टूडेंट आकर के जिंदगी के अंदर, नालायक लोग। सो लैंड और बिल्डिंग हमेशा अप्रिसिएट होती है बेटा। तो अगर लैंड और बिल्डिंग आपके इसमें 1 करोड़ की लैंड बिल्डिंग पड़ी है, अप्रिसिएट हो गई होगी भाई 3 करोड़ रुपए, 7 साल में 3 करोड़ रुपए की वैल्यू हो गई। अब उसको जब आप अकाउंटिंग करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस तो लिखोगे ही लिखोगे। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे तो उस सिचुएशन में उस प्रॉफिट को हम फ्री रिजर्व नहीं मानते। लैंड एप्रिसिएशन, असेट एप्रिसिएशन, लाइबिलिटी रिवर्सल या लाइबिलिटी अंडर स्टेटमेंट के वजह से जो प्रॉफिट होता है वो फ्री रिजर्व नहीं होता। क्लियर है, वो कैपिटल रिजर्व होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, उसे कैपिटल और रिवैल्यूएशन रिजर्व की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, सो छोटा सा डेफिनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल है, एक्सप्लेन क्लियरली मीनिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। अरे बाप रे बाप, ये तो मतलब अपने रग रग में खून में दौड़ता है। अभी ऐसे नस काट के देख लो तो ऐसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बाहर आएगा जिंदगी के अंदर। इसको अगर तुम भूल गए ना तो तुम्हारी जिंदगी पे थू है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, आथू वाला थू। समझ में आ रहा है सबको, ये चीज को याद रखना। तो इसको जरा देखते हैं, प्राइवेट कंपनी 268, पब्लिक कंपनी 2 सबसेक्शन 71। यह अगर तुम भूल गए तो तुम्हारी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, ये चीज को भी याद रखना। प्राइवेट कंपनी, और इतने शांत क्यों बैठे हो लाइव स्ट्रीम के अंदर? बाबू सोना पिकाचू की अगर याद आ रही होंगी, आज वैलेंटाइंस डे है तो जाके बात कर लो, लाइव स्ट्रीम करने की जरूरत नहीं है। हम सीए का स्टूडेंट है, हमारा स्टेटस ना सिंगल है, ना कॉम्प्लिकेटेड है, ना कमिटेड है, हमारा स्टेटस है झंड। ठीक है, तो हम यहां पे पढ़ेंगे चुपचाप। क्लियर है कंसेप्ट? आगे, सो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। देखा है भाई, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओपीसी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट 2 और मोर मेंबर्स होल्ड 1 और मोर शेयर्स जॉइंटली। याद है जॉइंटली, तो वो जॉइंटली हम यहां पे कंसीडर करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है उनको काउंट नहीं करते, जो फॉर्मरली भी एम्प्लॉयमेंट में थे, फॉर्मरली मतलब पास्ट में कभी जिंदगी में एम्प्लॉयमेंट में थे, उनको भी हम काउंट नहीं करते। और इन्विटेशन टू पब्लिक तो तौबा 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 बिल्कुल नहीं करते। इन्विटेशन टू पब्लिक तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर देंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ये प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबका? ये सुनो, पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी तो क्या कहने, मतलब ये प्राइवेट कंपनी का मेरे को अगर तुमको पब्लिक कंपनी पढ़ाना नहीं वैसा आगे। पब्लिक कंपनी means a private company 7 or more members are required to form a company provided that company which is a subsidiary company not being a private company shall be deemed to be public company।
क्लियर है? ये जो सेंटेंस है इसको बहुत सिंपली लिखना, इनके तरफ मत जाना, सिंपल लिखना। एनी सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इवन दो नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है कंसेप्ट? डीम्ड पब्लिक कंपनी हम इसको मानते हैं, ठीक है? चाहिए तो इस सेंटेंस में तुमको लिख के देता हूं, क्योंकि ये सेंटेंस तो लिखने की अपनी औकात है ही नहीं ना। तुम क्या रट्टू तोता बनोगे? रट्टू तोता बन के इसको लिख भी नहीं पाओगे। तो अपन जिस लैंग्वेज में लिख रहे हो लिखना एनी सब्सिडरी ब्रैकेट में नॉन पब्लिक कंपनी, एनी सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी is deemed public company। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन एक बार ले लेते हैं, ठीक है? कंपनी बाइट्स ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, हम दो हमारे 200, जॉइंट होल्डिंग विल बी काउंटेड एज वन, प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉयड शॉल नॉट बी काउंटेड। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब मत कर देना। इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? नेक्स्ट वाला सवाल प्रैक्टिस मैनुअल का। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर, वेदर पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव 2 डायरेक्टर व्हाइल पब्लिक कंपनी हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। ट्रू है, करेक्ट है या फॉल्स है? इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमने इसको ऑलरेडी देखा है। प्राइवेट में भैया 2 और पब्लिक में भैया 3। क्लियर है आंसर सबको? हाँ ना? अगला, इतने शांत क्यों बैठे लाइव स्ट्रीम वाले? नालायक लोगों, पढ़ रहे बोले। और बाप, एक क्षितिजा बोल रही है पढ़ रहे बोल रहे, क्षितिजा पढ़ रहे। मेरे को बताओ तुम जिंदगी में तुम कितना पढ़ते हो? मेम बनाने से तुमको फुर्सत मिले तुम पढ़ोगे ना जिंदगी के अंदर? मेम बनाने से फुर्सत है नहीं तुमको, तुम तो पढ़ोगे कैसे मीम बनाने से? आगे लेट्स गो। फाउंडेशन निकल गए, अभी तो जोश में होंगे सबके सब, हवा में उड़ रहेंगे जू एकदम। फाउंडेशन अभी फाउंडेशन पास हुए, छाती चौड़ी होगी जिंदगी में, 52 इंची सीना हो गया होगा जिंदगी के अंदर। हाँ, इतनी चौड़े हो गए तुम। अभी आओ इंटर के कोर्स वोर्स देखो, जिंदगी में थोड़ा सा आ जाओगे नीचे। आगे पढ़ रहे बोले नालायक। आगे बता दे तो ऐसा बापा, क्या मतलब कितना पढ़ रहे होंगे कि कोर्स खत्म हो गया होगा एक आधे सब्जेक्ट का। पढ़ रहे बोले, मेरे को बता रहे पढ़ रहे। आगे बढ़ते, कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना, पूरा ध्यान बोर्ड पे। Sparkle Infotech Limited was registered as a public company. There are 76 members in the company stated below. ला, वो आ गया, देखो वो आ गया। इसी को तो मैं चाहता था। कैलकुलेशन ऑफ मेंबरशिप वाला सवाल है बेटा, प्राइवेट कंपनी का डिजिट देख के समझ जाओ, नहीं तो डेफिनेशन वाले चैप्टर के अंदर डिजिट की क्या जरूरत थी? समझ में आ रहा है? देखो वो आ गया। 76 मेंबर है, ऊपर से बोल दिया भैया स्पार्कल इन्फोटेक लिमिटेड, मतलब ये पब्लिक कंपनी बोली है 76 मेंबर के साथ। ठीक है? डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स है 36, एम्प्लॉइज है 12, एक्स एम्प्लॉइज, मतलब ये मेंबर्स की बात चल रही है। 76 मेंबर्स की बात चल रही है, तो एम्प्लॉइज ही मेंबर्स ही जिन्होंने शेयर होल्ड करके रखे हैं। एक्स एम्प्लॉइज 8 है। एक्स पर से याद आया, आज तो वैलेंटाइन डे है। अरे इट्स ओके, सॉरी आपको याद दिला दिया, सॉरी। वो क्या अभी एक्स देख लिया ना तो मैं बोला आपको। एनीवेज, सो एक्स एम्प्लॉइज, नहीं सॉरी, हाँ सॉरी, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ठीक है? एक्स एम्प्लॉइज जो कितने हैं बोलो एक बार? 8। 7 कपल, वर्ड भी कैसे कैसे आ रहे हैं ना वैलेंटाइंस डे पे, वर्ड भी कैसे कैसे आ रहे हैं। एक्स एम्प्लॉइज, 7 कपल्स, और तुम यहां मेरे साथ हमें क्वेश्चन और डिस्कशन कर रहे हो वैलेंटाइंस डे पे, वो भी शाम को, वो भी 7 बजे, जब बाहर कपल लाल कपड़े पहन के जिंदगी लाल कर रहे होंगे, गिटार वायलिन बज रहे होंगे उनके पीछे, और तुम, कुछ लोग कहां होंगे, कुछ एफसी रोड, कुछ दूसरे, कुछ बगीचे में, कुछ ओयो नहीं, सॉरी, आगे बढ़ते ध्यान देना। ठीक है? 7 कपल्स होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ तक पहुंच गए। तुम देखो कहां तक पहुंचे हो। और ऐसे बोले 14 लोग है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है? 14 लोग है। वैसे ऐसे 2 लोग इकट्ठा आते हैं और 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो नंबर बढ़ना चाहिए, पर 14 ठीक है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। अदर्स है 6। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 76। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहता है कि वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो, पर उनको टेंशन ये है कि नंबर ऑफ मेंबर्स किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे, किसको हम प्राइवेट कंपनी में मेंबर गिनते हैं। 200 के अंदर तो ये तो पूरे दुनिया को जाहिर है,
76 ही मेंबर है, तो 200 के अंदर तो है ही, पर कितने हैं ये तो लिखना पड़ेगा ना आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम में कितने हैं भैया, कितने लोग आपकी कंपनी कन्वर्ट करते वक्त बने थे, तो ये तो लिखना पड़ेगा। तो अभी आपको इसकी मेंबरशिप कैलकुलेट करनी है। अगर आपको डेफिनेशन आपने ठीक से याद किया है तो मुझे इसका नंबर ढूंढ के बताओ, इमीडिएटली ढूंढ के बताओ कि टोटल नंबर कितना है। आंसर कोई देखेगा नहीं, किसी ने आंसर देखा उसको अटेम्प्ट की कसम, ठीक है, उसका y उसके x के साथ भाग जाएगा और z को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे x के साथ तुम्हारा y भाग गया है और तुम्हारे साथ क्या चल रहा। ठीक है, फटाफट मुझे कैलकुलेशन करके दो। प्रेम चोपड़ा आ गया, प्रेम चोपड़ा बोल रहा है 49 है बोले मेंबर्स, बाकी सब अप्रूव कर रहे होंगे तो अपन प्रेम चोपड़ा को जिता देते अपक्ष उम्मीदवार। ये पीबी बिट्स अपक्ष, पीबी बिट्स अपोजिशन में खड़ा है, 61 मेंबर्स बोल रहा है। पीबी बिट्स बेटा तू तेरा नाम चेंज कर ले भाई, कैसा लगता है वो। क्षितिजा ने भी 61 बोला है, अभी मतलब लीडिंग में चल रहे हैं इस चुनाव के इलेक्शन में, लीडिंग पे चल रहे हैं पीबी बिट्स। प्रेम चोपड़ा एक वोट से पीछे, प्रेम चोपड़ा को एकदम से 4 वोट मिले हैं। विजेंद्र, करण, रितिका, रुचिता 49 49 49 49। अरे रे 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 रे, और यहां पे इस चुनाव के विजेता है प्रेम चोपड़ा। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं और आपने किस तरीके से लिखना है ये इसको थोड़ा समझना। इसको आप क्या करोगे, आप प्रोविजन में क्या लिखोगे जरा देखना, इधर ही लिखा है नीचे, मैं शो ही कर देता हूं। ठीक है, अब इन्होंने आंसर बहुत अलग तरीके से लिखा है, इन्होंने मतलब हमारी टीम ने बना के दिए हैं नोट्स, पर इसको और बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। कैनॉट हैव मोर देन 200 मेंबर्स, एकदम डायरेक्ट आंसर दिया है, एकदम डायरेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, और इसके अंदर कैलकुलेशन भी किसी के नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो मेरे को यह आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आया, आथू आप इस आंसर को काट दीजिए। बिल्कुल पसंद नहीं आया, आथू आंसर को काट दीजिए। अगर मेरी नोट्स एडिटिंग टीम इसको देख रही होगी तो मैं जैसा आंसर बोल रहा हूं वैसा बना देना। ठीक है, लेट्स गो। पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। आप इसके प्रोविजन में क्या लिखोगे, कोलन, अंडरलाइन, ब्रैकेट में 2 सबसेक्शन नंबर 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसमें डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी लिखना, मैं पूरी डेफिनेशन यहां नहीं लिखूंगा, आपने पर पूरी डेफिनेशन लिखनी है प्राइवेट कंपनी। मैं सीधा आ रहा हूं एक्सप्लेनेशन पे, एक्सप्लेनेशन को आप करोगे अंडरलाइन, कोलन, इन द गिवन केस। इन द गिवन केस तो दिखना ही चाहिए। ठीक है, इन द गिवन केस आपने लिख लिया स्ट्रेट अवे। अब मुझे यहां पे चाहिए स्केल, क्योंकि लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए। ठीक है, यहां मैं कॉलम ड्रॉ कर लूं, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, मतलब 2 ही कॉलम बेसिकली। यहां पे मैं लिखूंगा नंबर। जब भी कॉलम बच्चे बनाते हैं ना तो उसको नंबर लिखना भूल जाते हैं। अभी तुमने कैलकुलेशन पे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, पर आप लिखोगे कैसे, प्रेजेंटेशन भी तो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, जो आप लिखते हो उसके मार्क्स मिलते हैं, ये चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये अपना एक कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का। अंडरलाइन, जहां पे भी कैलकुलेशन आया याद रखना आपने बकायदा कैलकुलेशन लिख के देना है। सीधा मैं लिखता हूं पॉइंट नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बिफोर कन्वर्जन, that is 76. पॉइंट नंबर बी, लेस। सबसे पहले हम इसमें से क्या लेस करेंगे, तो डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स 36 है, तो डायरेक्टर और रिलेटिव से हमें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे यहां पे ये समझते हैं सर डायरेक्टर ही तो सर एम्प्लॉय है, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता, तो आपको डायरेक्टर को माइनस करने की जरूरत नहीं, इंस्टीट्यूट ने आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, इंस्टीट्यूट ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ डायरेक्टर्स को आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, इंस्टीट्यूट कंफ्यूज करना चाहती है तो उन्होंने डायरेक्टर दे दिया, बट डायरेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय जब तक वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना रहे, और इंस्टीट्यूट एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव में नहीं जाएगा, बिकॉज ये सीए फाइनल का कंसेप्ट है, फाइनल पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 12, तो लेस में यहां पे करना चाहूंगा पॉइंट नंबर बी में, लेस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, पॉइंट नंबर ए में, पॉइंट नंबर बी में पास्ट एम्प्लॉइज।
इनको आप एक्स एम्प्लॉइज भी नाम दे सकते हो, पर मैं बार बार एक्स बोलूंगा तो आपको आपके एक्स की याद आएगी, तो मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए मैं एग्जिस्टिंग मतलब पास्ट एम्प्लॉय लिख रहा हूं। पास्ट एम्प्लॉइज है 8, मतलब यहां पे 12 और 8 टोटल अमाउंट लेस हो रही है, क्योंकि मैंने लेस हेडिंग टोटल हेडिंग दिया है, तो यहां टोटल लेस हो रहे हैं 20, जिसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये लेस हो रहे हैं। लेस हो रहे हैं मतलब आपको ब्रैकेट में ही लिखना है, हमारी सिस्टम अच्छे से, नहीं तो बाद में आप ब्रैकेट नहीं करोगे, ऐड करके आगे बढ़ जाओगे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होने के बाद में पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में और किसको लेस करना है मुझे, एम्प्लॉइज हो गए 7 कपल्स जॉइंटली होल्डिंग, कपल्स कोई बात नहीं, 7 कपल्स जॉइंटली होल्डिंग एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, 14 लोग हैं जो जॉइंटली शेयर होल्ड करते हैं, लेस जॉइंट होल्डिंग मेंबर्स काउंटेड एज 1, सो 14 members, 2 pair, sorry, so 14 members minus 7 pairs, तो आपको नंबर कितना लेस करना है 7, तो हम यहां पे सीधा सीधा लिख देंगे 7 डैश करेंगे ब्रैकेट में 7 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 14 जॉइंट होल्डिंग में है 2-2 करके, तो हमें पूरे के पूरे 14 गायब नहीं करना है, क्योंकि दोनों को मिलकर तो एक काउंट करना है ना, आपको 2 मिलके तो एक काउंट करना है, और अगर 2 मिलके एक काउंट करना है तो भैया 7 गिने जाएंगे, 7 माइनस हो जाएंगे। क्लियर है कंसेप्ट? ये होने के बाद और कोई है क्या, अदर्स बोले 6 है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे पूछा है, अच्छा यहां तुम कैलकुलेशन करके ना खुश रहोगे, अरे वाह 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 हो गया आंसर, नहीं आंसर नहीं हुआ। Advise the board of director about a step to be taken for conversion into a private company including reduction of number of members। बोला है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स मिला के प्राइवेट में कन्वर्ट करने के स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो यहां पे पहले तो हम टोटल निकाल लेंगे, सो नेट नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, उसके लिए a माइनस बी माइनस सी is equal to a minus b minus c, 76 minus 20 56, 56 minus 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आपके 49। 49 जैसे ही आंसर आ जाए ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, मतलब यहां पे आपका आंसर कंक्लूड हो गया। कंसेप्ट समझ में आया? कंक्लूड हो गया। नीचे आंसर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एडवाइज्ड, जो आंसर पूछा है वैसा ही लिखना, आप कैलकुलेशन करके वाह वाह कितना अच्छा लिखा, पेपर कितना अच्छा गया, नहीं गया, आप आंसर नहीं कंक्लूड करिए, आगे 2 मार्क गए आपके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडवाइज नॉट टू रिड्यूस द मेंबर, नॉट टू रिड्यूस द मेंबर्स एज इट इज वेल इन द लिमिट, एज इट इज वेल इन लिमिट, ये बराबर लिमिट के अंदर है, तो कोई रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिड्यूस ना करना, चुपचाप बैठे रहना, ठीक है। However, उन्होंने ये भी पूछा कन्वर्जन के स्टेप क्या है, however they are advised, हमने सेक्शन पढ़ा है ना कन्वर्जन का, सेक्शन कौन सा है कमेंट में बताओ फटाफट। they are advised to follow सेक्शन नंबर, कन्वर्जन का सेक्शन कौन सा है, नालायक को बताओ मुझे जिंदगी में, सुस्त पड़े हैं वहां पे, सुस्तात्मा, सुस्त सुस्त पड़े हैं, सुस्त सुस्तात्मा लोग, बराबर 19 लिखा, सपने में चल रहे हैं आदित्य वंजारे, क्यों बेटा आदित्य मत करो ऐसा। सेक्शन नंबर है 18, 19 है सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, एडवाइज टू फॉलो द सेक्शन नंबर 18 फॉर स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन, फॉर स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, ये चीज को याद रखना। अब देखो मेरा आंसर कितना सटीक है, ऊपर प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, नीचे कैलकुलेशन, उसके नीचे परफेक्ट आंसर जो उन्होंने पूछा है, कितना सिंपल है। अब मुझे बताओ क्यों मार्क काटेगा कोई आपके, अगर आप ऐसे लिखोगे तो किसकी हिम्मत होगी मार्क काटने की? नहीं काटेंगे। आधे बच्चे क्या करके आएंगे, यहां आंसर छोड़ देंगे, हो गया आंसर खत्म, कैलकुलेशन कर दिया, हो गया, ये कर रहा है। अबे उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि भैया कम करने हैं क्या मेंबर, तो बोलो नहीं कम करने हैं। उन्होंने पूछा कन्वर्जन के स्टेप क्या है, तुमने लिख के आना है कि 18 नंबर के सेक्शन को फॉलो करके कन्वर्जन के स्टेप्स है।
क्लियर है? यही सवाल अगर 6 या 8 मार्क का रहता तो तुमको कन्वर्जन के स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे सेक्शन नंबर 18 के, एक के नीचे एक, कि ये है। अभी तक हमने सेक्शन 18 पढ़ा नहीं है, इसलिए ठीक है हम इसको 4 मार्क, लेकिन 18 नंबर सेक्शन के भी आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है सर? तो यहां नोट डाल के रखो, इफ द क्वेश्चन इज फॉर 6 to 8 मार्क्स, राइट डाउन स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन, राइट डाउन स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन। अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था, स्टार मार्क कर लो। रिवीजन के वक्त आप इसको यूज कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन रिवीजन के वक्त आपको, ये देखो क्वेश्चन है डिस्कशन इसलिए क्योंकि रिवीजन के वक्त आपको जो भी सवाल लगता है आपने रिवाइज करना चाहिए उसको आप स्टार मार्क करके रखो, और वहां लिख के रखो जहां पे आप ये आंसर लिखना चाहते हो। आंसर थोड़ी देर के लिए खुला रख रहा हूं, ठीक है? उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। गो फॉर इट फास्ट। कोई सवाल है तो पूछ लो, और सवाल का जवाब समझ में आया क्या अच्छे से बताना। क्वेश्चन आंसर का जवाब समझ में आ रहा है क्या ठीक से बताना। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़े बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है? आंसर एक बार देख लो फटाफट, फोटो खींच लो, समय नहीं होगा बाद में आराम से लिखना, फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। जिन मेंबर्स को काउंट करना है वो ऐड करके आप बताओगे तो चलेगा, पर वो आंसर प्रेजेंटेबल नहीं होगा, ठीक है? वो मत करना, क्योंकि यहां पे उन्होंने क्वेश्चन ही इस हिसाब से दिया है कि आप रिड्यूस कर करके फाइनल नंबर निकालो, तो वो ये आंसर प्रेजेंटेबल है, वो आंसर अनप्रेजेंटेबल रहेगा। और जब एक वैल्यू और 200-300 पेपर चेक करता है ना, तो उसके दिमाग में फिट होता है कि मेरे को आंसर तो इसी टाइप का चाहिए तो ही मार्क दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में आपका लॉस हो जाएगा। आपका आंसर होगा सही पर वो पूरे मार्क्स नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आगे मैं खुद ही नहीं दूंगा, आप खुद सोचो खुद दोगे क्या, ठीक है? आगे नेक्स्ट, पीएम का सवाल है, डिफाइन प्राइवेट कंपनी, एक ब्रीफली एक्सप्लेन प्रिविलेजेस एंड एग्जाम्पशन फॉर प्राइवेट कंपनी एज प्रोवाइडेड इन कंपनीज एक्ट। अब ये जो सवाल है ना, यहां से ब्रीफली एक्सप्लेन से यहां तक कि प्राइवेट कंपनी के एग्जाम्पशंस वगैरह क्या है, इसका आंसर तो आपको अभी आ ही नहीं सकता। इसका आंसर जो सीए फाइनल का बच्चा है वो भी टोटल नहीं बोल सकता कि प्राइवेट कंपनी के एग्जाम्पशन क्या है, क्योंकि आप इसमें देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे सेक्शन कोट किए हैं ना, जो सेक्शन आपके पूरे सिलेबस के बाहर के हैं। आपका 148 तक सेक्शन है पूरा का पूरा सीए इंटर वालों का, ये देखो 149, 177, 165, 178, ये सेक्शन कोट किए हैं। अब ये सेक्शन इंस्टीट्यूट ने, ऐसा सवाल इंस्टीट्यूट क्यों पूछती है जब इंस्टीट्यूट को पास ही नहीं करना है या मार्क ही नहीं देना है तब पूछती है सीए इंटर पे ऐसा सवाल, ठीक है? ये एग्जाम्पशन प्रिविलेजेस आपको मैं बता भी दूंगा तो कोई काम का नहीं है, ठीक है? आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ये बोल सकता हूं, देखो सिंपल क्या है, पढ़ने की बात है तो मैं पढ़ देता हूं। प्राइवेट कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अबे कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, काय का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? आप बोलोगे नहीं सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन बताओ। अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूं ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है 149 सबसेक्शन नंबर 6 में, और इसको बताने के लिए ना कम से कम 3.5 से 4 घंटे का एक लेक्चर नहीं 1.5 लेक्चर लगेगा। मैं सीए फाइनल पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ाता हूं, ए बी सी डी, डी क्लॉज के अंदर कम से कम 4 सब क्लॉजेस है, क्लॉज नंबर ई क्लॉज के अंदर कम से कम 4 सब क्लॉजेस है। और आपको देखना ही, आपको ये लग रहा होगा कि नहीं दर्शन सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे कैसे एकदम इतना इतना थोड़ी ना ज्यादा होता है, तो मैं आपको दिखा दूं क्यों हाथ के कंकड़ को आरसी क्यों, पढ़े लिखे को फारसी क्यों। मैं आपको इधर ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन दिखा सकता हूं। अपन एकदम बेकार आदमी है, ये फाइनल के नोट्स भी अपने पास इधर ही है, अगर कंप्यूटर ठीक से चले तो, ठीक है? पीसी ठीक से चले तो अपन फाइनल के नोट्स भी तुमको इधर ही खोल के दिखा सकते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चैप्टर के अंदर अपन आए, बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर चल रहा है ये। ए भगवान तू क्यों खुला? हाँ,
कब खुलेगा अब ये? कब आएगी मरेगी सासू, नहीं अरे ऐसी बातें नहीं करते, सॉरी। कब आएंगे आंसू, ऐसा नहीं बोलते। ये इतने बड़े चार्ट्स है ना, ये खुलते ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये अगर आपको नहीं भी अभी भी यकीन आ रहा होगा ना, आपने सिर्फ ये कर लेना गूगल के ऊपर 149, ये तो खुल नहीं रहा, ठीक है। वही क्या बोलूं, मेरे को सब धोखा ही दिए जा रहे जिंदगी में। तो सिंपली इतना समझ लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो डेफिनेशन है ना, वो खाने के काम नहीं है। तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। अब तो अपना क्वेश्चनर भी नहीं खुल रहा। एक ट्राई और कर लेते हैं। ये खुला। अब तुमको मैं दिखाता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन। तुमको बम जाने की इच्छा है ना सीए फाइनल पे, एक बार देख लो वहां क्या तांडव चल रहा है। अपने आप फटके जब हाथ में आ जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जिंदगी में। ये मेरे फाइनल के नोट्स है, सीए फाइनल के। सो गए क्या जिंदगी में सब लोग? ये लो, आ गया आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है। नाउ सी, आपको डेफिनेशन देखना था ना, ये लो मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये है डेफिनेशन 149 सबसेक्शन 6 का। और नहीं तुम्हारी फटके हाथ में आ गई तो मेरे को बोल देना। 1.5 लेक्चर लगते हैं 3.5 घंटे के, कम से कम 4.5 से 5 घंटे का डिस्कशन है। ठीक है, ये यहां से मीनिंग शुरू होता है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एनालिसिस है। ये यहां से शुरू हुआ, हाँ यहां से, ये देखो। और यहां ये एनालिसिस खत्म होता है। उसके नीचे फिर भी डेफिनेशन चालू रहती है, यहां तक डेफिनेशन है। ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये है सिर्फ एक सबसेक्शन। ऐसे उन्होंने तुम्हारे इसमें ये इतना ज्यादा है, मतलब आप इसके एक एक एनालिसिस में जाओगे तो बहुत समय लगेगा। ऐसे सीए फाइनल के उन्होंने कितने तो भी सेक्शन वहां पे देके रखे हैं, कितने तो भी सेक्शन देने से तकलीफ नहीं है अभी, पर कौन से देने हैं इसका तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। जिंदगी में बच्चे को पढ़ाना है या डराना है। 149 मैंने अभी आपको खोल के दिखाया। 177 ऑडिट कमेटी का खोल दूंगा, सेम सिचुएशन। 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, 178 रेम्यूनरेशन कमिटी। उनके एग्जाम्शन तो इन्होंने लिख दिए, पर ये अप्लीकेबल है ही नहीं तुम्हें, तुम कहां से याद करोगे? तो ऐसे सवाल जब इंस्टीट्यूट बनाती है, इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूट को तुमको मार्क ही नहीं देने, बात खत्म। तो इसमें आप क्या कर सकते हो सर? इसमें सॉल्यूशन क्या है? रट लो, ये जितना पैराग्राफ है पूरा रट डालो, बकायदा रट डालो। ऐसा का ऐसा सवाल आया, ऐसा ऐसा का, ये इस सेंस में सवाल है, ऐसा ऐसा लिख के आ जाना। सेक्शन नंबर भी रट लो कि यही लिखना है करके, दूसरा ऑप्शन नहीं है। फाइनल पढ़ाया जा नहीं सकता और ये सेक्शन तुम्हारे औकात की बाहर है, ऐसा समझ लो, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चल। Who shall be considered as a promoter according to definition given in the Competition Act 2013? प्रमोटर का मतलब क्या है? मैंने आपको प्रमोटर की डेफिनेशन बताया था। प्रमोटर मतलब वो पर्सन जिसको एनुअल रिटर्न में 2 सबसेक्शन 69 में हमने प्रमोटर डिस्कस किया था, जिसको एनुअल रिटर्न में एज ए प्रमोटर करके रेफर किया जाता है।
referred as a promoter in annual letter under section 92, control over the affairs of the company whether directly indirectly as a shareholder or otherwise. directly indirectly जो control है वो रहेगा, in accordance with whose active advice, directions, instruction board of directors of the company are accustomed to act. जिसके डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अकस्टम्ड टू एक्ट. अकस्टम्ड कुछ याद आया सबका? यस और नो? तो ये चीज को आपने याद रखना. ये 3 पॉइंट है. प्रोवाइडेड क्लॉज सी शॉल नॉट अप्लाई फॉर अ पर्सन हु इज एक्टिंग मियरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी. जो पर्सन एडवाइस, देखो जिसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलता है प्रोमोटर है. अरे पर तुम कंसल्टेंसी लिए हो चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए प्रैक्टिस कर रहे हो, उसने तुमको कंसल्टेंसी दिया टैक्स बचाने के लिए कि भाई ऐसा टैक्स बचा ले. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसकी सलाह मानी कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या प्रमोटर हो जाएगा? नहीं. अगर तुम किसकी कंसल्टेंसी ले रहे हो प्रोफेशनल सोर्स में या प्रोफेशनल तरीके से, तो वो बंदा प्रमोटर नहीं होता. क्लियर है? क्योंकि उसको तुम फीस पे कर रहे हो उसका सुनने के लिए, उसे हम प्रमोटर नहीं कहते. ये चीज को याद रखना. क्लियर है? अगला सवाल आता है विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर रिगार्डेड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर कंपनीज एक्ट. इसका डेफिनेशन दिया है 2 सबसेक्शन 72 में. काफी इजी डेफिनेशन है, याद करने के लिए बहुत आसान है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा के अंदर बिजनेस करता है, मनी बिजनेस करता है, मनी मार्केट बिजनेस करता है, उन्हें इंस्टीट्यूशन, और वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, उन्हें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं. इसमें कौन कौन आता है? तो अपना फेवरेट वाला इलायची, अंडर इलायची एक्ट, तो साइड में लिख लो इलायची. फिर आईडीएफसी, ये आपको शायद नहीं पता होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी. आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है वैसे आईडीएफसी पर. आईडीबीआई इसमें नहीं आता क्योंकि आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन हुआ है और उसको बाहर के लोगों ने कमर्शियली खरीद लिया है, इसलिए आईडीबीआई नहीं आता. स्पेसिफाइड कंपनी अंडर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, आपने गवर्नमेंट से एफिलिएटेड ये नाम तो जरूर सुने होंगे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीफाई. नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई. नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. ओल्ड कंपनीज एक्ट में किसी को अगर नोटिफाई किया होगा तो वो भी आएंगे. नीचे प्रोवाइडेड दैट इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज अबाउ अनलेस एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नॉट लेस देन 51% is controlled by CG or SG, by partly और by central government और SG partly. मतलब गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन याद आई. 2 सबसेक्शन 45 वाली डेफिनेशन यहां पे डिस्कस की जा रही है. गवर्नमेंट कंपनी की जिस डेफिनेशन में यह बोला गया है कि अगर किसी कंपनी का 51% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड कर लेता है, अगर कोई गवर्नमेंट, उसे गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं. तो यहां पे भी वही बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 51% अगर सीजीआईएसजी ने होल्ड करके रखा है तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज को याद रखना. नीचे और दिया है क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ पीएफआई. कॉर्पोरेशन शुड बी एस्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट. स्पेशल एक्ट में बनना चाहिए, मतलब स्टैट्यूटरी कंपनी होना चाहिए. स्टैट्यूटरी कंपनी. मेन बिजनेस ऑफ कंपनी शुड बी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस. इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाली होनी चाहिए. द कंपनी मस्ट बी इन एक्सिस्टेंस फॉर 3 years, कम से कम 3 साल में होनी चाहिए. और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस एक्सीड्स 50% ऑफ हिज इनकम. Next, the net worth of the company is minimum 1000 crore. The company is registered as infrastructural finance company with RBI or housing finance company or national housing bank. In case of CPSU, SPSU, CPSU मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU, SPSU मतलब स्टेट गवर्नमेंट के PSU. नो रिस्ट्रिक्शन शैल अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसिंग स्पेसिफिक सेक्टर. अब ये सब टेक्निकल टर्म है, इसको भी थोड़ा रटने की कोशिश करना कि भाई स्टैट्यूटरी कंपनी होनी चाहिए स्पेशल एक्ट में, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल फाइनेंस देना चाहिए, 3 साल एग्जिस्ट करनी चाहिए, 50% प्रॉफिट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से आना चाहिए, 1000 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए. 1000 करोड़ का नेटवर्थ बोल रहे असेट्स नहीं, असेट माइनस लाइबिलिटीज 1000 करोड़ होनी चाहिए. नेटवर्थ बोला है, ठीक है? नेटवर्थ. आगे आरबीआई या एचएफसी या एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक. अगर आपने हर्षद मेहता वाला वो सीए देखा होगा ना, स्कैम 1992 वाला, अगर तुमने देखा होगा तो उसके अंदर एनएचबी का घोटाला एक्सप्लेन किया है, एनएचबी से कौन बिलोंग करता था, अगर आपने देखा होगा तो. और सबसे आखिरी सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू भी इसमें कवर अप किया जाता है. तो डरने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपली सबसे पहले डेफिनेशन में लिखा एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई, ये 3 हो गए. फिर नोटिफाइड बाय सीजी,
इस एक्ट के अंदर, फिर नोटिफाइड बाय सीजी इन प्रीवियस एक्ट, क्लियर है कंसेप्ट। फिर ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, या ऐसा जिसका 51% सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है। फिर उसके बाद में ये 4-5 पॉइंट, लंबा डेफिनेशन है 272 का, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। ये आगे भी हम जब सिलेबस में आगे बढ़ेंगे डिपॉजिट वगैरह चैप्टर में, तभी भी मैं इसको एक बार रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। आप फिलहाल इसको याद कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या, ये जरूर बताना। कितने सवाल है इसमें, कितने, और बाप रे 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 बाप रे, जिंदगी जिंदगी झंड हो जाना। अबे सो गए क्या, समझ में आया क्या? सो गए। पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर। डेफिनेशन में कहां दिया है वो बताओ, तुम्हें बताऊं। मिनिमम 1000 करोड़ बेटा, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम से शुरुआत होती है। बड़े लोगों की बात देख रहे हैं हम यहां पे। चल अगले डेफिनेशन, थक गए क्या जिंदगी में, आगे बढ़ू या थक गए? चैप्टर तो खत्म नहीं होता आज ही, अपने को और बैठना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। समझ में आया क्या, इतना बताइए सिर्फ। आगे ना बढ़े, थक गए होंगे, सवेरे भी मुझसे ही मिलना है आपको, ठीक है। अपन ऐसे ही क्वेश्चन और डिस्कशन बीच बीच में मिलते रहेंगे। चलो आधा तो कर लेते, आधा कर लेते, कोई बात नहीं, आधा कर लेते, लेट्स गो। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी? What is definition of small company? Small company is defined under 285. स्मॉल कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 50 लाख से लेके 10 करोड़ और 2 करोड़ से लेके 100 करोड़, 5T 200। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। ऐसा कंपनी जो पहले तो पब्लिक कंपनी नहीं है, पहला लाइन। दूसरा 50 लाख से लेके 2 करोड़ 10 करोड़ तक का उसका ये है। और दूसरा टर्नओवर जो है, पेडअप कैपिटल तो ठीक है, टर्नओवर जो है 2 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपीस तक होगा, ठीक है। इस बार प्रैक्टिकली स्मॉल कंपनी की लिमिट ये 50 लाख और 2 करोड़ के नीचे ही रखी है। अभी बजट के अंदर इस बार कई सारे लोगों ने सुना होगा कि स्मॉल कंपनी की लिमिट 50 लाख और 2 करोड़ रखी है, इसके नीचे वाली सभी कंपनी स्मॉल होगी। ये लिमिट में से सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करेगा कि उसको कौन सी लिमिट रखनी है, और फिर उस लिमिट तक की सभी कंपनीज, मैंने क्लास के अंदर इसको बहुत अच्छे से बताया था कि भाई 50 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच की लिमिट अगर सीजे ने चूज की 1.5 करोड़ रुपया, तो 0 से लेके 1.5 करोड़ वाली सभी कंपनी स्मॉल कंपनी हो जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने याद रखना है। सेम पेडअप कैपिटल, सेम फ्रेजर। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी स्मॉल में नहीं आता, सेक्शन 8 नहीं आता, एंड बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट ये भी स्मॉल कंपनी में नहीं आता, ठीक है। यहां हो गया। ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार प्रेम चोपड़ा, लेट्स गो। Under what circumstances a company becomes subsidiary of another company? Under which provision of Companies Act? Subsidiary company का straight away definition पूछा है 287 में। When one company controls the composition of board of directors or company controls the majority of the voting power either singly by itself or with of its another subsidiaries, then in such a situation it is called as holding subsidiary relation। देखो, controls the composition of board of director कीवर्ड है, कीवर्ड्स ये दिखने ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, where company exercise control more than half of the total voting power either on its own or together with one or more subsidiary। कीवर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया, ये कीवर्ड्स दिखने ही चाहिए। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट
अ कंपनी कैन बी सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर अबाउ सर्कमस्टेंसेस कंप्लाई करते हो तो। डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, आगे बढ़ते। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एवीएस प्राइवेट लिमिटेड इज 1 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड एंड 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड। ठीक है, 8 लाख इक्विटी, हमको तो सिर्फ 8 लाख से ही मतलब है। हैव 1 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 8 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए, 80 लाख ये हो गया। 2 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए तो 20 लाख ये हो गया। 80 प्लस 20, 1 करोड़ का कैपिटल आपका कंप्लीट हो गया। नीचे XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड आर द होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स रिस्पेक्टिवली इन AVS लिमिटेड। जरा ध्यान देना, XYZ ये होल्ड कर रहा है 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा कौन सा है, BCL होल्ड कर रहा है 1.5 लाख इक्विटी शेयर। इन किस में, इन AVS प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, आगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड, BCL प्राइवेट लिमिटेड आर द सब्सिडरीज ऑफ TRS प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों TRS प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है, सबसी। इसका कैपिटल, इक्विटी कैपिटल 8 लाख का है। हमें सिर्फ 8 लाख का 80 लाख के इक्विटी कैपिटल से मतलब है। मतलब इसके इक्विटी शेयर ही ले लो आप, वो छोड़ देना कि 10 रुपए का वगैरह है, 8 लाख इसके इक्विटी शेयर है। हमें बस इसके इक्विटी कैपिटल से मतलब है, क्योंकि हमें वोटिंग पावर चाहिए। वोटिंग पावर होल्ड किया है तो सब्सिडी है, वोटिंग पावर नहीं है तो सब्सिडी नहीं है। तो मैंने 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर इग्नोर कर दिए, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर। ये जो 8 लाख है, ये सिर्फ मैं इक्विटी देख रहा हूं। 8 लाख इक्विटी शेयर है और 2 लाख के सिर्फ क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। 2 लाख के आप सिर्फ क्या देख रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स देख रहे हो। तो मैं 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर की इग्नोर कर रहा हूं। 8 लाख के इक्विटी शेयर में से 3 लाख प्लस 1.5 लाख, 4.5 लाख सब्सिडरी के थ्रू होल्ड कर रहा है TRS प्राइवेट लिमिटेड। तो सवाल ऑब्वियसली सिंपल होगा। सवाल क्या होगा, विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर AVS लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ TRS। हाँ है, क्योंकि यहां पे 4.5 लाख इक्विटी शेयर होल्ड किए हैं आउट ऑफ 8 लाख, विच इज मोर देन मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर। मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर, ये चीज को याद रखना। क्लियर है? छोटा सा डायग्राम साइड में बना लो, आगे कंसेप्ट क्लियर रहेगा। गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी? हो गया सबका? मुझे बोल दीजिए डन 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 डन। पढ़ना हो गया? ओके, अब ये सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ टोटल आउट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां पे टोटल शेयर कैपिटल की जगह पे आप वर्डिंग चेंज कर दीजिए, टोटल वोटिंग पावर लिखिए। एंड प्रेफरेंस शेयर शॉल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल वोटिंग पावर, यहां पे भी, क्योंकि हमको वोटिंग पावर से मतलब है।
सो विल बी ट्रीटेड एज होल्डिंग कंपनी ऑफ एवीएस लिमिटेड। ठीक है, अगला सवाल डिट्टो सेम है, 17 नवंबर 17 का होमवर्क करके रख लीजिए, डिट्टो सेम है और मुझे इसका आंसर आज होमवर्क में चाहिए, ये होमवर्क में चाहिए। होमवर्क जो नहीं करेगा उसको खुद का लॉस पता है। आप 18 साल के ऊपर हो, आपको समझ में आना चाहिए, कुछ सालों बाद आपके मॉम डैड रिटायर हो जाएंगे, तो उस वक्त आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं सताए। ठीक है, होमवर्क करना ईमानदारी से। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, यहां हम इस सेशन के अंदर रुक जाते हैं। ठीक है, अगले सेशन में बचे हुए क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। आज के लिए काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो नालायको, थैंक यू बोलो। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।